हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं, सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स। हमने एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन किए, जिसमें आप लोगों ने मीन निकालना सीखा। एक्सरसाइज 14.2 में मॉड से रिलेटेड प्रश्न पढ़े, बहुलक कैसे निकालते हैं ये जाना, और एक्सरसाइज 14.3 में मीडियन कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, ये सीखा। और इस एक्सरसाइज 14.3 में मीन, मीडियन, मॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने किए। एक ही प्रश्न में तीनों बातें निकालनी है। मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मॉड भी निकालना है, माध्य भी निकालना है, माध्यिका भी निकालनी है, और बहुलक भी निकालना है। तो बढ़िया तरीके से आप सीख लीजिए। एक ही प्रश्न आपको ठीक से करना आ गया, एक ही प्रश्न में मीन, मीडियन, मॉड सब निकालना आ गया, तो समझ लीजिए कि एक्सरसाइज 14.1, 14.2 और 14.3 आपको ठीक से आ गई। ठीक हो गए? ठीक है ना? फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं। मीन में आप अलग अलग हिसाब से 3 फॉर्मूले यूज करते हैं। ठीक है? मॉड निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए केवल एक फॉर्मूला आपके पास है। ठीक है? और माध्यिका निकालने के लिए भी जब वर्ग अंतराल के रूप में हो तो एक फॉर्मूला आपके पास वहां है, तो आप तैयार करिए। ठीक है? आज मैं एक फॉर्मूला आपको और बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मॉड एंड मीडियन। माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। ये जो सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन, मॉड, इनमें आपस में क्या संबंध होता है? ये प्रश्न जो है मीन, मॉड, मीडियन में रिलेशनशिप, माध्य, माध्यिका, बहुलक में संबंध, ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव भी है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है ये प्रश्न। तो इस रिलेशनशिप को आप तैयार रखिए। हो सकता है 1 नंबर का प्रश्न इसी से आपके पास आ जाए आपके एग्जाम में। ठीक है? कि माध्य, माध्यिका, बहुलक में क्या संबंध होता है, लिखिए। मीन, मॉड, मीडियन में क्या रिलेशनशिप, राइट इन योर कॉपी। ठीक है? तो चलिए मैं लिख लेता हूं, आप देखिए स्टैंड। इस फॉर्मूले को आप इस रूप में तैयार किए, मीन माइनस मॉड, मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ये है फॉर्मूला। ठीक है? हिंदी में कैसे लिख दूंगा? मीन मतलब माध्य, माध्य माइनस मॉड, मॉड मतलब बहुलक, इज इक्वल टू 3 मीन मतलब माध्य माइनस मीडियन मतलब माध्यिका। ठीक है डियर स्टूडेंट? ये है रिलेशनशिप। एक तो इसको आप याद रखिए। ठीक है? इसी से इसका एक दूसरा रूप भी है। यदि मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लूं तो किस रूप में लिख सकता हूं? माध्य माइनस बहुलक इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 गुणा माध्य, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, -3 इंटू माध्यिका। ठीक है? यदि मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लूं और इस सबको राइट हैंड साइड में ले जाऊं डियर स्टूडेंट, तो आप देखिए क्या हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में आके तो प्लस बन जाएगा, तो आप समझ लीजिए 3 माध्यिका, 3 गुणा गया माध्यिका, 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा? ये तो अपनी जगह पे है ही है, 3 माध्य
अब इसको यहां ले लेंगे तो ये प्लस में है तो जाके यहां हो जाएगा माइनस, माध्य, ये माइनस में तो यहां जाके हो गया प्लस बहुलक। तो क्या फॉर्मूला आपके पास आ गया, 3 माध्यिका 3 इंटू माध्यिका बराबर 3 माध्य में से एक माध्य चला गया तो 2 माध्य हो गया, 2 माध्य प्लस बहुलक। इस सूत्र को आप याद रखिए, ठीक है। 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य धन बहुलक, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं 3 मीडियन। तो एक तो आप इसको याद रखिए, ये है इनके बीच में संबंध, आपकी जो बुक में दिया हुआ है वो इस रूप में दिया हुआ है, 3 गुणा माध्यिका बराबर 2 गुणा गया माध्य प्लस बहुलक। इंग्लिश में लिख लीजिए 3 मीडियन इज इक्वल टू, इसको चाहे पहले लिख लीजिए चाहे बाद में लिख लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसको चाहे आप पहले भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, 2 मीन प्लस मॉड, ये इंग्लिश में है, ठीक है, ये इंग्लिश में है डियर स्टूडेंट, ठीक है। मैंने जो याद किया हुआ है, जो मेरे दिमाग में है, मेरे दिमाग में ये वाला याद है, मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट के अंदर मीन माइनस मीडियन। ये जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे अपने समय पर, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, तो हमारी बुक में उस समय इस रूप में वो रिलेशनशिप था, उसी से मैंने ये निकाल दिया। आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है या ऐसा दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाली बुक में ऐसा लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले में ऐसा लिखा हुआ है। या तो आप ऐसा याद करिए या आप ऐसा याद करिए, या हिंदी में आप याद करना चाहते हैं तो ऐसा लिख लीजिए। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये फॉर्मूला भी है, तो जो जिसको चाहे आप उसको याद कर लीजिए, या तो इसको याद कर लीजिए, आपकी बुक में दिया हुआ है, या जब हम पढ़ते थे तो हमारी बुक में इस रूप में दिया रहता था। इसको याद करिए चाहे इसको याद करिए, बात एक ही है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम वाले इसको याद करेंगे चाहे इसको याद करेंगे, जो आपको सुटेबल लगे, ठीक है। इसको याद करने से एक फायदा है, एक लाभ है। माना कई बार माध्य भी दे दिया, बहुलक भी दे दिया, और आपसे पूछा कि माध्यिका निकालिए, कोई टेबल वेबल कुछ नहीं दे रखी है, क्या माध्य दिया, क्या प्रश्न आ सकता है कि एक आंकड़े का माध्य माना 10 है, बहुलक 11 है या 10.5 है, माध्य क्या है 10 है, बहुलक माना 10.5 है, तो उसकी माध्यिका निकालिए। तो आप बोलेंगे कोई आंकड़ा ही नहीं निकलेगा, कैसे? इस सूत्र से निकलेगा, माध्य दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है, आप माध्यिका निकाल लेंगे, सूत्र आपका तैयार है, याद है आपको। या माध्य दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है, बहुलक निकालना है, या माध्यिका दे रखी है, बहुलक दे रखा है, माध्य निकालना है। तो इसमें से कोई 2 दे रहेंगे तो तीसरा आप आसानी से निकाल लेंगे। तो इसको तो निश्चित आप तैयार कर लीजिए, कहीं डायरेक्ट ये आपको 1 मार्क्स का मिल सकता है, या इन 3 में से किसी 2 के मान दिए हुए हैं और एक का मान आपको कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया। एक तो डियर स्टूडेंट आप तैयार। अब मैं इसके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने समझ लिया होगा। इसको लिखो चाहे इसको समझो, इंग्लिश में इसको लिखो चाहे इसको लिखो, एक ही बात है। अब चलिए आगे मैं आपको संचयी बारंबारता वक्र वो बताता हूं। संचयी बारंबारता वक्र समझते हैं, और उस संचयी बारंबारता वक्र से एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन है इसपर रिलेटेड, ठीक है। संचयी बारंबारता वक्र, जिसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, पूर्ण। कई बार आता है कि
ये जो टेबल दी हुई है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये जो वितरण दिया हुआ है, इसका तोरण खींचिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए उस पे आते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं संचयी बारंबारता वक्र क्या होता है। संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of a cumulative frequency distribution। संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए डियर स्टूडेंट, आप इस बात को जानते हैं कि मैं कोई बात कहूं, उससे ज्यादा असरदार मैं उसको चित्र के माध्यम से बताऊं। ठीक है ना, मैं उसको चित्र के माध्यम से बताऊं तो ज्यादा समझ में आता है। छोटे बच्चों को सीधा पढ़ाने के बजाय उनको इमेजेस दिखाई जाती हैं। ठीक है, जैसे ब्लॉक उनको बताए जाते हैं ना, तो ओ का यदि उसको ब्लॉक बता दिया तो उसको समझ में ज्यादा आता है। ओ, ठीक है, उसका ब्लॉक बता दिया उसको तो उसके समझ में ज्यादा आता है। चित्रों के माध्यम से ज्यादा समझाया जाता है। तो छोटे बच्चे ही नहीं, बड़ों के लिए भी चित्रों के माध्यम से समझना आसान होता है। ये बात हमें दिमाग में रखनी चाहिए। ज्योमेट्री अपने आप में बहुत पावरफुल मैथमेटिक्स है। ज्योमेट्री की मदद से हम किसी चीज को ज्यादा आसानी से समझ लेते हैं क्योंकि सामने उसका चित्र है। मैं कहूं ये वस्तु त्रिविमीय है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, बजाय कि मैं उस वस्तु को सामने ले आऊं कि देखो ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, जिसे मैं एक चौक का डब्बा ही देखता हूं। मैं कह रहा था आपको त्रिविमीय आकार की वस्तुएं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, मैं कहूं इसकी लंबाई है, ठीक है, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई है। आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई। ये वस्तुएं क्या कहलाती हैं? त्रिविमीय वस्तुएं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो इस चौक के डब्बे से आप जान गए कि त्रिविमीय वस्तुएं क्या होती हैं। द्विविमीय क्या हुआ? जिसमें लंबाई और चौड़ाई, जैसे ब्लैक बोर्ड का प्लेन है, इसमें लेंथ और विड्थ है, लंबाई और चौड़ाई है। 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या हुआ? एक विमीय वस्तुएं क्या हुआ? जैसे कोई धागा है, धागे की आप कहते हैं लंबाई, ठीक है, तो धागों को केवल लंबाई से हम जानते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसी रूप में स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में आपने डाटा को, आंकड़े को रिप्रेजेंट किया है। आपने चित्रालेख के माध्यम से आंकड़ों को दर्शाया, पिक्टोग्राम। आपने बार डायग्राम, दंड आलेख बनाए समझने के लिए। आपने द्विदंड आलेख बनाए, डबल बार ग्राफ। आपने आयत चित्र बनाया, ठीक है, हिस्टोग्राम बनाया, आपने सब चित्र आपने बनाया। आपने पाई चार्ट बनाया। चित्र के माध्यम से किसी आंकड़े को समझना। उसी रूप में डियर स्टूडेंट, कोई संचयी बारंबारता बंटन है। अब आप जानते हैं संचयी बारंबारता निकालना आपको आता है। बंटन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, ठीक है, उसका आलेखी निरूपण हम 2 प्रकार से करते हैं। ठीक है,
संचयी बारंबारता बंटन का जब हम आलेख बनाते हैं, उसका एक कर्व बनाते हैं बच्चों, तो उसको बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। संचयी बारंबारता बंटन का जब हम क्या बनाते हैं, आलेख बनाते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, तो उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं त्वरण या ओजीव। ठीक है ना? त्वरण है डियर स्टूडेंट उसका नाम, ओजीव। ठीक है ना? OGIV, त्वरण, ओजीव। इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन जब आप करेंगे या इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ओजीव बोलेंगे इसको, ये त्वरण। इसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ जो है, जैसे एक्सिस सिस्टम है, आप जानते हैं, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ी। इसको हम ले लेते हैं मूल बिंदु, ये ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ये ले लेते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलावा हम क्या लेते हैं, वर्ग अंतराल होते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे वर्ग अंतराल के आपने प्रश्न किए हुए हैं। तो वर्ग अंतराल में इधर मैं ऊपरी सीमा दिखा दूं, जैसे 10 है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और यहां तो वर्ग अंतराल आ गए। ठीक है, यहां क्या ले रहा हूं, यहां क्लास इंटरवल ले रहा हूं, और वर्ग अंतराल में जैसे मैं आपसे कह रहा था कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में मैंने क्या लिया, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा 10, 20, 30, 40 और 50। और इसके उसमें जैसे माने यहां बारंबारताएं दे रखी हैं, F5 में कहूं 2, 3, 2, 4, 5, तो यहां पर मैं लिखूंगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो संचयी बारंबारता आप बना लीजिए, 2 का 2 आ जाएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में आपने 4 जोड़ दिया तो 11 आ गया, 11 में 5 जोड़ दिया तो 16 आ गया। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी बारंबारता, ये बारंबारता है, संचयी बारंबारता। अब मैं कैसा ग्राफ खींच रहा हूं, उसके लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए। आपको बोर्ड में भी, बोर्ड के एग्जाम में भी जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, त्वरण खींचने का क्वेश्चन आएगा, या संचयी बारंबारता आलेख खींचने की बात आएगी, या त्वरण खींचने की बात आएगी, या ओजी, जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट उनके पास ऐसा आएगा, हिंदी वाले के पास ऐसा आएगा। ठीक है, तो आप ग्राफ पेपर लेंगे, तो ग्राफ पेपर पे आप पैमाना ले लेंगे, एक्स एक्सिस के लिए एक पैमाना ले लीजिए, वाई एक्सिस के लिए दूसरा पैमाना ले लीजिए। वो आप पर निर्भर करता है कि यहाँ आप कैसा स्केल ले रहे हैं या आप कैसा स्केल ले रहे हैं। ठीक है, तो इधर मैं ये मानूं कि जो ग्राफ पेपर में एक एक खाने होते हैं, वो मैंने यहाँ एक एक खाने से यहाँ पर पॉइंट लगा दिए, और इधर भी मैं उसी रूप में देख रहा हूं। किस रूप में? मैंने कहा जैसे मैं 2 कह सकता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, सबसे बड़ा है 16। ठीक है, अब जो ये वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल है, इसकी ऊपरी सीमा देखो 10, और उसके अलावा जो संचयी बारंबारता उसको लिख दीजिए 2, 10 2। यहां देखिए ऊपरी सीमा कौन है इसकी, 20, अपर लिमिट 20, और संचयी बारंबारता है 5। फिर देखिए यहां अपर लिमिट कौन है, ऊपरी सीमा कौन है, 30, और उसके अलावा संचयी बारंबारता क्या है, 7। फिर मैं कह रहा हूं 30 to 40 में ऊपरी सीमा आपकी 40, और उसके संगत या उसके सीध में आप कह देंगे, या संचयी बारंबारता इसके लिए क्या है, 11, और 40 to 50 में ऊपरी सीमा अपर लिमिट 50, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60। 1 2 3 4 5 पॉइंट आ गए। ठीक है दोस्तों, यहां आप प्लॉट करिए।
या उनको दर्शाइए। जैसे 10 2, 10 और 2 कहाँ पर है, ये है, तो इसकी सीध में आप 2 चलेंगे ना, ये तो 10 है और 2 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पर पॉइंट होगा 10 2, इस पॉइंट को लिख देंगे 10 2। ठीक है। दूसरा क्या है 20 और 5, 20 यहाँ पर है, 5 कहाँ पर, अब आप देखो ये 4 और 6 के बीच में, बिल्कुल बीच में आएगा 5, तो इसकी सीध में ऊपर बढ़ेगा, इसकी सीध में यहाँ आएंगे, तो आप समझ लीजिए कि वो पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट है आपका 20,5। आ गया समझ में। तीसरा पॉइंट है आपके पास कितना, तीसरा पॉइंट है 37, ये 30 है और 7 कहां पर है, आप देखो 6 और 8 के बीच में 7 होगा, तो 30 के ऊपर आ जाइए और 7 की इस तरफ बिल्कुल सीध दें, यो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30,7। ऐसा 40,11, अब 40 और 11 कहाँ है, देखो 10 और 12 के बीच में, 10 और 12 के बीच में 11 यहाँ पर बिल्कुल बीच में आएगा, तो यहाँ आप ले लीजिए, ये डियर स्टूडेंट यहाँ पर। तो ग्राफ पेपर पे आप बहुत स्पष्ट खींच पाएंगे 40,11, ठीक है, और 50,16, ये लास्ट देखो 16, यहां से इस सीध में ऊपर आएंगे, इसकी सीध में आएंगे, ये लास्ट पॉइंट हो गया 15,16। तो ग्राफ के ये पॉइंट जो हैं इनको आप फ्री हैंड से मिलाइए, मुक्त हस्त, ठीक है, मुक्त हस्त से मिलाइए, एक मुक्त मृदु हस्त वक्र, इसको बोलते हैं एक मुक्त मृदु हस्त वक्र, एक मुक्त मृदु हस्त वक्र, यह है इसका नाम, एक मुक्त मृदु हस्त वक्र। ठीक है डियर स्टूडेंट। फ्री हैंड स्मूथ कर्व, इंग्लिश में बोलते हैं फ्री हैंड स्मूथ कर्व, मतलब इनको जब हाथ में मिलाना तो फ्री हैंड से, ऐसा नहीं कि आप स्केल रखना, स्केल नहीं रखना, अपने आप फ्री हैंड से मिलाए, हाथ ऐसे हाथों से मिला देंगे, यो जैसे मिला रहा हूं ना, ये आगे समझ में। स्केल का यूज नहीं करेंगे, इनको मिलाने में स्केल का प्रयोग नहीं करना है, तब इसका नाम है एक मुक्त मृदु हस्त वक्र, हाथ से ही खींच देना है, फ्री हैंड स्मूथ कर्व। तो डियर स्टूडेंट ये जो आएगा, ये जो वक्र यहां पर आया, इसका नाम पता क्या है, से कम प्रकार का तोरण, इस वक्र का नाम है से कम प्रकार का तोरण, से कम प्रकार का तोरण, लेस देन ओजीव, लेस देन ओजीव। ठीक है, यहां पे आपको दो प्रकार के कर्व या दो प्रकार के तोरण या दो प्रकार की सज्जी बारंबारता आलेख खींचने पड़ सकते हैं, तो इसका नाम है, जिसमें मैं क्या लेता हूं, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है एक्चुअली 10 से कम, 20 से कम, जब ये संचयी बारंबारता की बारी आएगी ना, 10 से कम 2, 20 से कम 5, 30 से कम 7, 40 से कम 11, 50 से कम 16, संचयी बारंबारता में ऐसे कहेंगे आप। लेस देन 10 2, लेस देन 20 5, लेस देन 30 7, लेस देन 40 11, लेस देन 50 16। आइए समझ में, क्योंकि इसकी जो है ना, वैसे इसकी बारंबारता ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, पर जब मैं ये कहूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, स्वाभाविक है। ठीक है, इसमें ये शामिल नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। पर जब मैं ऐसा कहूंगा कि 20 से कम, तो 20 से कम में 10 से कम भी आ गए। यदि मैं कहूंगा 20 से कम, इस आदमी के पास या इस बच्चे के पास 20 से कम रुपए हैं, तो जिस बच्चे के पास 8 रुपए हैं, 8 रुपए मतलब 10 से कम, वो यहां भी शामिल हो गया। 8 रुपए जिस बच्चे की जेब में है, आप दो प्रकार से कह सकते हैं, इस बच्चे के पास 10 रुपए से कम है या इस बच्चे के पास 20 रुपए से कम है,
₹10 से कम में दिया गया, ₹20 से कम में दिया गया। तो यहां संचयी बारंबारता में 10 से कम, 20 से कम, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 30 से कम, ये तीनों जुड़ जाएंगे, 3 2 5 और 7। 40 से कम, ये चारों जुड़ जाएंगे, 4 2 6, 3 और 2 11। 50 से कम, ये सब जुड़ जाएंगे यहाँ। तो सरल सा तरीका क्या है, संचयी बारंबारता बना लीजिए, तो इस रूप में आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे से कम प्रकार का तोरण, लेस देन ओजीव। से कम क्यों बोल रहे हैं? 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। ठीक हो गया। लेस देन 10, लेस देन ओजीव कह रहे हैं ना, लेस देन ओजीव क्यों कह रहे हैं? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। ऐसा एक ग्राफ बना रखा है, इसलिए इसका नाम है लेस देन ओजीव, से कम प्रकार का तोरण। वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा लेकर के और संचयी बारंबारता लेकर के हमने बिंदु लिए और उसका वक्र बनाया। इसका नाम क्या है? से कम प्रकार का तोरण, लेस देन ओजीव। ठीक है। एक इसमें दूसरा भी आएगा। दूसरा क्या आएगा? से अधिक प्रकार का तोरण, मोर देन ओजीव। उसमें मैं तब बताऊंगा जब उसका क्वेश्चन आएगा, आप ज्यादा बढ़िया समझेंगे। तो इससे रिलेटेड मैं बुक का एक क्वेश्चन भी कर लेता हूं, से कम प्रकार का तोरण, लेस देन ओजीव। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज 14.4 का एक क्वेश्चन ले लेता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.4 का, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बदलिए और उसका तोरण खींचिए। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन above to a less than the above to a less than type cumulative frequency distribution and draw its ओजीव। एक तोरण खींचना है, से कम प्रकार का तोरण, लेस देन ओजीव खींचना है। अब आप देखो ये क्या है? ये वर्ग अंतराल है। इसका मतलब हुआ 100 से 120 के बीच में 12 श्रमिक दैनिक आय। दैनिक आय मतलब एक दिन की इनकम 100 रुपए से 120 रुपए कितने मजदूरों की है? कितने श्रमिकों की? 12। 120 से 140 इनकम पर डे कितने वर्कर की है? 14 की है। 140 से 160 रुपए एक दिन में कितने वर्कर को मिलता है? कितने श्रमिकों को मिलता है? 8। 160 से 180 रुपए कितने श्रमिकों को मिलता है एक दिन में? 6। 180 से 200 रुपए कितने श्रमिकों को मिलता है एक दिन में? 10। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? डेली इनकम लेस देन में करना है। कैसे? मतलब 120 से कम। ठीक है, क्योंकि मैंने ओजीव बनाना है, तोरण बनाना है, तो इस टाइप से कन्वर्ट करना होगा। कैसा तोरण बनाना है? से कम प्रकार का तोरण, लेस देन ओजीव, ऐसा बनाना है। तो 120 से कम, फिर हो जाएगा, इसको ऐसा भी लिखते हैं, लेस देन, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, लेस देन 120। ठीक हो गया, ये हो गया। इसको लिख दीजिए 140 से कम, लेस देन 140। ठीक है, इसको लिख दीजिए 160 से कम, लेस देन 160। इसको लिख दीजिए 180 से कम, लेस देन 180। 200 से कम, लेस देन 200। ठीक है, ऐसा लिख दीजिए इसको, से कम प्रकार का तोरण, लेस देन, ठीक है, लेस देन ओजीव, वो वाला तोरण आपको बनाना है। एक
कम प्रकार के संचयी बारंबारता, कम प्रकार मतलब 120 से कम, 140 से कम। अब आप ध्यान दीजिए 100 से 120 के बीच में तो 12 है, ठीक है, 120 से कम में तो 12 है, पर 140 से कम में, अब इसके बीच में इतने लोग हैं तो 140 से कम में ये दोनों आ जाएंगे। 120, 100 से 120 के बीच में कितने हैं, 12, तो 140 से कम में ये दोनों आ जाएंगे। तो यहां जोड़ लीजिए संचयी बारंबारता में 12, इन दोनों को प्लस करेंगे 26। अब 160 से कम, इसको मैंने चेंज कर दिया, इसमें 160 से कम का मतलब हुआ कि ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी 160 से कम है। 160 से कम रुपए कितने मजदूरों को मिलते हैं, इनको भी कम मिलते हैं, इनको भी कम मिलते हैं 160 से। 160 से लेस कितने वर्कर हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। और इसके बीच वाली ये 140 से 160 मतलब 140 से अधिक और 160 से कम वाली ये भी हैं। तो इन तीनों को मिला के इनका सम यहाँ, तो आप कह सकते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन रही है, संचयी बारंबारता टेबल बन रही है। 12, इसमें प्लस करिए 26, इसमें प्लस करिए 34। 160 से 180 का मतलब क्या हुआ, 160 से 180 का मतलब क्या हुआ कि 160 से ऊपर और 180 से लेस। तो 180 से लेस यदि हम देखना चाह रहे हैं कि 180 से कम कितने हैं, लेस देन 180, तो ये भी, 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 ये सब क्या है, 180 से कम है पूरा, ये सारे प्लस हो जाएंगे। तो 34 में 6 प्लस करिए 40 आ गया, ठीक है। और 180 से 200 तक का मतलब क्या है, फ्रॉम 180 to 200 का मतलब क्या है इसका, 180 रुपए से अधिक और 200 रुपए से कम कितने मजदूर प्राप्त करते हैं, इतने। परंतु यदि मैं ये कहूं कि 200 से कम कितने मजदूर दैनिक मजदूरी लेते हैं, लेस देन 200 इनकम कितनों की है, तो ये भी लेस देन 200 है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब ये भी 200 से कम में है, तो सब प्लस हो जाएंगे। या मैं कहूंगा इसको मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो कितना हो गया 50, ठीक है। ये बन गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देखो कैसे मैं बिंदु बनाऊंगा ग्राफ खींचने के लिए, क्योंकि मैं तोरण बनाना, ओजी बनाना है। तो पहला हो गया 120 12, पहला पॉइंट आपका ये होगा 120 12, फिर 140 26, 140 26, फिर 160 34, 160 34, ये पॉइंट में अभी प्लॉट करूंगा, इनको खींचूंगा, ठीक हो गया। फिर हो गया 180 40, 180 40 और 250, 200 के साथ 50 आ जाए। अब आ गया समझ में, 120 140 160 180 200, ठीक है। और उसके साथ ये ले लेने हैं, 120 के साथ 12, 140 के साथ 26, 160 के साथ 34, 180 के साथ 40 और 200 के साथ 50। अब मैंने क्या बनाना है, इन बिंदुओं से एक कर्व बना देना है, इन बिंदुओं से एक वक्र बना देना, एक तोरण बना देना, ओजी बनानी है, ठीक है। तो आइए अब मैं इसको साफ करके, इसको मिटा करके मैं एक तोरण खींचता हूं। आइए अब डियर स्टूडेंट हम इसका ओजी खींचते हैं, तोरण खींचते हैं। मेरे पास एक पॉइंट हो गए 120 to 12, दूसरा पॉइंट है 140 26, 160 34, ठीक हो गया, ठीक है। फिर 180 to 40 और 200 to 50, इतने पॉइंट हो गए। ये तो हमने अभी आपको बता दिए थे। 120 में 12 है, 140 में 26 है, 160 में 34 है, 180 में 40 है, 200 में 50। जिन वर्कर की इनकम एक दिन में 200 से 120 से कम जिनको मिलता है पैसा, उनकी संख्या 12 है। 140 से कम रुपए
जिनको एक दिन में मिलते हैं ऐसे श्रमिक कितने हैं 26। लेस देन 160 रुपीज कितने वर्कर को मिलते हैं 34। 180 से लेस रुपीज कितने वर्कर को मिलते हैं 40। 200 से लेस कितने वर्कर को मिलते हैं 50। ठीक है, अब मैं इसका ओजी बनाता हूं। ठीक है, इसका मैं तोरण बना लेता हूं डियर स्टूडेंट, और उसको देखिए आप देखिए ध्यान से। तो आपको ग्राफ कॉपी ले लेनी इसके लिए, ग्राफ कॉपी में आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो उसके लिए आपको ग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, ग्राफ पे आप बनाएंगे। तो चलिए मैं एक्सिस सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूं डियर स्टूडेंट। यहां पर ये तो मेरे पास वाई एक्सिस हो गई, और इसको ले लेता हूं मैं एक्स एक्सिस। ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस हो गई, यहां पर ओरिजिन हो गया, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस। ठीक है, इधर मैं लिख दूंगा, नीचे नीचे लिख दूंगा मैं इनकम, डेली इनकम। ठीक है, आय प्रतिदिन, डेली इनकम को क्या लिख दूंगा आय प्रतिदिन, प्रतिदिन आय। ठीक हो गया, यहां लिख देता हूं आय प्रतिदिन, डेली इनकम, आय प्रतिदिन, डेली इनकम। ठीक है डियर स्टूडेंट, और यहां ऊपर लिख दूंगा, यहां ऊपर क्या लिख दूंगा श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, नंबर ऑफ वर्कर्स। ये डियर स्टूडेंट ये हो जाएंगे ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ। ठीक हो गया 120। पहला पॉइंट इधर मैं एक्स एक्सिस में ले रहा हूं कितना आय प्रतिदिन, ये पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है, आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी, तो पहला वाला एक्स एक्सिस पे होता है कि वाई एक्सिस पे जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा 50 है, सबसे बड़ा डियर स्टूडेंट 50 है, और इसमें सबसे बड़ा 200 है। ठीक है, तो शुरुआत होगी 120 से। अब यहां पर तो 0 है, तो 120 के लिए आप थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए कि यहां पर इसको ऐसा ब्रेक दिखा दीजिए यूं, और यहां पर 120 दिखा दीजिए 120। ठीक है, इतना आपका 0 से 120 इसके बीच में, ये आपने यहां ब्रेक दिखा दिया। तो पहला पॉइंट आप ऐसे ले लीजिए, यहां थोड़ा ऐसे कर लीजिए इस रूप में, मतलब यहां पर ये डाटा इसी के अंदर समझ लीजिए 120 यहां स्टार्ट हुआ है, 0 से 120 के बीच में सभी आ गए। ठीक है, अब फिर 140 है, 160 है, 180 है, 200 है, तो मैं क्या ले लूंगा कोई स्केल मान लीजिए आप। ठीक है, दो बड़े खाने को आप 20 मान लीजिए एक्स एक्सिस पे, जो ग्राफ पेपर पे है ना, 2 बड़े खाने, तो एक बड़ा खाना दूसरा बड़ा खाना, यहां पर हो जाएगा 140। ठीक है, एक बड़ा खाना दूसरा बड़ा खाना 160, एक बड़ा खाना दूसरा बड़ा खाना 180। ठीक है, एक बड़ा खाना दूसरा बड़ा खाना 200। ग्राफ पेपर पे जो होते हैं ना, दो बॉक्स के, मतलब एक बॉक्स 10 का, तो 120 से 140 के बीच में 20 का गैप है, तो 2 बॉक्सेस आ गए। ठीक है, 2 बड़े बड़े गैप आ गए, 10 के होते हैं ना ये। तो इस रूप में एक्स एक्सिस पर स्केल ले लीजिए। वाई एक्सिस पर क्या ले लेता हूं, सबसे छोटा 12 है, सबसे बड़ा 50 है, तो इस पे ले लेते हैं 10 यहां 10 कर लीजिए 10। ठीक है, आप चाहो एक बड़ा बड़ा खाना, यहाँ एक बड़ा खाना 10 को दिखा रहा है, 10 20। ठीक है, 10 का एक खाना, 20 का 2 हो गए, 30 स्केल से 40 और 50। जो ग्राफ कॉपी पे एक बड़ा बॉक्स आता है वो 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40, पांचवा कितना हो गया 50 होगा। थोड़ा चाहे ऊपर ले लीजिए, यहां पर ले लेता हूं, तो समान हो जाएंगे, ग्राफ कॉपी पे तो अपने आप बराबर हो जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है 140 से
26। 140 कहाँ पर है डियर स्टूडेंट, आप देखिए 120 से 12, पहला पॉइंट है 120 से 12। अब देखो 10 ये है 20 है, तो इसके बीच में 10 खाने हैं ग्राफ कॉपी पे, तो 2 खाने और ऊपर ले लीजिए जस्ट लगभग यहाँ पर, तो इसके सीध में आप आइए यहाँ पर, पहला पॉइंट आपका यहाँ पर है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ आप उसको नाम लिख लीजिए। पहला पॉइंट मेरे पास है 120 से 12, ये दूसरा देखिए 140 से 26। 140 ये है, 26 कहां पर होगा, देखो 20 और 30 इसके बीच में 10 खाने हैं, 10 छोटे छोटे खाने हैं, तो 25 बिल्कुल बीच में होगा, 26 एक आगे समझ लीजिए, तो लगभग इसकी सीध में आप ऐसे आएंगे इसके ऊपर, अपने आप यूं उंगली रख के आ जाएंगे, यूं उंगली रख के आपको मालूम चल जाएगा वो पॉइंट आपका यहाँ पर है ये। ठीक है, तो क्या नाम है 140 से, ऐसा कोऑर्डिनेट लिख देंगे। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति जब पढ़ी तो वहां आपने डिफरेंट क्वाड्रेंट में, विभिन्न चतुर्थांशों में आप निर्देशांक बिंदुओं को दर्शाया, कोऑर्डिनेट पॉइंट आपने दिखाए वहां। ठीक है, तो उसी का यूज यहां पर हो रहा है। 160 से 34, 34 कहां पर है, अभी 30 है, 34 कहीं यहाँ आ गया, तो आप ऐसे आ जाएंगे 160 है ना इसके ऊपर, और 34 कहीं यहाँ आ जाएगा, तो लगभग आपका एक पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 160, 34। अगला पॉइंट क्या हो गया 180, 180 से 40, तो 40 की तो बिल्कुल सीधा आ जाएगा यूं, और 180 यहाँ से ऊपर और इधर से इधर, बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखेगा ग्राफ कॉपी में। ये पॉइंट यहाँ पर हो गया स्टूडेंट, ये हो गया 180 और 40, और लास्ट है आपका 200 से 50, तो लास्ट 50 वाला पॉइंट आपका ये हो गया, 200 यहाँ हो गया, 50 से आप ऐसे आएंगे इधर, तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर, ठीक है ना, इसी के ऊपर यहाँ आ रहा है और इधर में यूं, तो ये पॉइंट हो गया 200 से 50। ठीक, अब आप ओजी बना रहे हैं, एक तोरण खींच रहे हैं, तो फ्री हैंड से खींचेंगे। ठीक है ना, फ्री हैंड लगाएंगे आप, इसको स्केल की मदद से नहीं खींचेंगे, एक मुक्त मृदु हस्तवक्र फ्री हैंड स्मूथ कर आप मिला देंगे ऐसे, इसको हाथ से, पेंसिल रही आपके हाथ में, इस रूप में मिला दीजिए। ठीक है, फ्री हैंड कर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया ओजी, ये आ गया। आपको पूछा होगा उसका तोरण खींचिए, ये उसका ओजीव आ गया। ठीक है, ड्रॉ ए ओजीव, ये है, और इसका प्रकार क्या होगा, इस ओजीव का प्रकार क्या हो गया, से कम प्रकार का तोरण, लेस देन ओजीव है ये। तोरण का एक प्रकार ये है और दूसरा प्रकार है से अधिक प्रकार का तोरण, मोर देन ओजीव। उसको तब मैं बताऊंगा जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा उसको बताऊंगा। ठीक है, इसमें 120 से कम इतने हैं, 140 से कम इतने हैं, 160 से कम इतने हैं, 180 से कम इतने हैं, 200 से कम इतने हैं। लेस देन 120 रुपीज जो ले रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 12 है। 140 से कम जिनको पैसा मिल रहा है पर डे, उनकी संख्या 26 है। 160 से कम रुपीज जितने वर्कर को मिल रहा है वन डे में, वो 34 है। 180 से लेस कितने वर्कर को मिल रहा है, 40। 200 से लेस कितने वर्कर को मिल रहा है, 50। उसका मैंने ओजी खींच दिया। ठीक है, तो इस रूप में आपने एक कर्व खींचना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में आपको मोर देन ओजीव, से अधिक प्रकार का तोरण, उसको खींचना भी बताएंगे। ठीक है दर्शक, थैंक यू।